चलिए ठीक है। देखो आपका जो न्यूज़पेपर होता है, आपके सिलेबस में न्यूज़पेपर नहीं लिखा होता, उसमें लिखा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कुछ नहीं, जो न्यूज़पेपर के अंदर आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर करे जाएंगे। डेली के 5-6 टॉपिक्स रहते हैं, बाकी अगर छोटे हो आर्टिकल्स तो ज्यादा भी बढ़ जाते हैं, पर वैसे बड़े बड़े ही आर्टिकल्स आते हैं। आज के न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो उसमें आपको पता है AI 171 उसका क्रैश हो रखा है, तो उस वजह से DNA के बेसिस पे अब आइडेंटिफाई करा जा रहा है कि किस किस की बॉडीज थी वो। तो DNA के मेथड्स बताए हुए हैं कि वहां पे कौन से मेथड्स लगाए जा रहे हैं। तो अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, उसको हम कल करने वाले हैं, क्योंकि आज ऑलरेडी आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 6 आर्टिकल्स है। इसी के साथ एक और आर्टिकल आ रखा है अबाउट मनरेगा। मनरेगा के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, तो वो इजी है, आप उसको बेटर कनेक्ट कर पाओगे, तो वो भी हमारा कल का टॉपिक रहेगा। इसके अलावा पंजाब की न्यूज देखोगे तो पैडी ही चल रहा है अभी तक। हमने एक बार स्टार्ट करे थे जब पेपर की एग्जैक्ट डेट आ गई थी, तो उस टाइम पे भी पैडी से रिलेटेड पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर जाता है, बहुत ज्यादा कंजप्शन लगती है पानी की, तो वही आर्टिकल दोबारा से घूम फिर के आ रखा है। इकोनॉमी सेक्शन की बात करूं तो CPI याद है आपको, पुराने वाले बच्चों को? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था कुछ। तो आज एक इन्फ्लेशन पे बात करी गई है, विच इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो लास्ट टाइम हमने आपको याद हो अजितेश थे उस टाइम, मेंस के लिए एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किया था इकोनॉमी का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना ही होता है इन्फ्लेशन वाले सेक्शन से, और वो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन का ही था, वही आ गया था डायरेक्ट उठ के। तो मतलब इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी वाला सेक्शन, आपको पेज नंबर 12 के आसपास मिल जाता है, तो उसमें एक ही रेलिवेंट आर्टिकल है, जिसमें से अब आपको अपडेट ही देखने हैं कि क्या डेटा बता रहा है। ठीक है, आपने बाकी बेसिक टर्म पढ़ रखी है, हेडलाइन और कोर देख लेंगे। अब आज की बात करते हैं, आज के करंट अफेयर्स। देखो ये डायनामिक होते हैं, डेली चेंज होगा, न्यूज़पेपर डेली आता है ना। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, प्रियंका है वहां पे ऑनलाइन में। ठीक है प्रियंका, ओके। आपका नाम? ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़े हैं पहले कभी? अच्छा, उस टाइम पढ़े थे, ठीक है। वो तो जुडिशरी से रिलेटेड आते हैं, जजमेंट्स एंड ऑल। चलो ठीक है, अभी आप जैसे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरा एक बार स्टैटिक सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद मैं करंट अफेयर पढ़ना शुरू करूंगा। 365 दिन नया न्यूज़पेपर आता है। मुस्कान आगे, ठीक है। तो डेली आपने करंट अफेयर्स कवर करने हैं, स्किप हो जाते हैं, अपने संडे और सैटरडे को यूटिलाइज करो, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना, ये डायनेमिक होता है, डेली चेंज होता है ना अखबार, ऐसे थोड़ी होता है पिछले दिन का अखबार आ गया दोबारा से, तो आपको साथ साथ ही चलना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मेरा तो अभी GS 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ। जब सिलेबस शुरू होगा तो आप उसको कोरिलेट कर लोगे कि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, लावण्य, अनन्या, ओके, अंजलि, ठीक है। अभी आई थिंक आपको जस्ट मिल गई एक कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। चलिए जी, तो फर्स्ट आर्टिकल है हाई सी ट्रीटी को लेके। हाई सी ऐसा पानी होता है जहां पे हमने रिसोर्सेज अभी तक यूज ही नहीं करे हैं। जो भी वहां पे मछलियां हैं, जो भी वहां पे एक्वेटिक लाइफ है, उसको आज तक हमने टच नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे वाटर की क्या क्या टेरिटरी होती है उसको एनालाइज करना है। जैसे मैं इंडिया ड्रॉ कर दूं, कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम, फिर साइड में यहाँ पे श्रीलंका को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या है? ये लैंड टेरिटरी है। आपने लैंड के बेसिस पे असाइन कर दिया कि ये मेरी टेरिटरी है पूरी की पूरी। पर वहीं पे अगर मैं पानी को कर दूं डेजिग्नेट, कितनी दूरी पे मैं इस पानी को टेरिटोरियल वाटर बोल दूंगी, इतनी दूरी पे मैं इसको कॉन्टिग्यूअस वाटर बोल दूंगी, इतनी दूरी पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोल दूंगी। तो हमने क्या किया, वाटर को भी बांट दिया कि इतनी टेरिटरी में आएगा तो ये मेरा पानी है, आपकी टेरिटरी में आएगा तो आपका पानी है। पर इसके भी बियॉन्ड जाओगे तो देयर इज हाई सी, ये किसी का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरा राज चलेगा। जैसे यूएस डोमिनेट करता है हर सेक्टर के अंदर, तो वो भी नहीं बोल सकता है कि ये हाई सी मुझे बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या रखा है वो बता देती हूँ। अभी तक इंडिया ने हाई सी ट्रीटी को ऑफिशियली रेटिफाई नहीं किया है, पर काम चल रहा है कि मे बी हम रेटिफाई कर दें। अब ये रेटिफाई क्या होता है, पुराने में नो इट, और नए वाले जो बच्चे हैं वो कैसे याद रखेंगे। मान लो ये एक पर्चा है, आपने इस ट्रीटी को साइन करना है, आपने एक सिग्नेचर यहाँ पे लगा दिए। अभी के लिए आप सिर्फ सिग्नेटरी हो। सिग्नेटरी का मतलब है अभी आपके ऊपर बाध्य नहीं है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है आप फॉलो करो उसको या ना करो। पर एक बार आपने पर्चा घुमाया और दोबारा से वहां पे साइन कर दिए, अब आपके ऊपर वो सारी जो भी इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हुई हैं वो आपके ऊपर बाइंडिंग होंगी। अब आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। हाई सी ट्रीटी के अंदर कोई भी रूल निकल के आया तो कंट्री ने अगर उसको रेटिफाई किया है तो उसको भी वो मानना पड़ेगा, ठीक है।
देन नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेके, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है, नाम से क्या लग रहा है आपको, जहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, ठीक है। क्या एक्सरसाइज करेगी, तो जैसे फेक सा एक वॉर जोन बना दिया जाता है और वहां पे वो फेक तरीके से लड़ाई करते हैं। कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट होती है, कल को बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जुट बने हुए थे, तो उसी तरह से कल को दोबारा से ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पड़ोसी रेडी हो हमारी हेल्प करने के लिए, तो इसी वजह से करी जाती है मिलिट्री एक्सरसाइज। ये तो हो गया वॉर जोन वाला, जहां पे युद्ध चल रहा है, प्रॉपर वेपन्स का यूज किया जा रहा है। पर वहीं पे आपने कई बार सुना होगा कि हमारी आर्मी ने कहीं पे अर्थक्वेक आया तो उनकी हेल्प करी, तो वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थी। ये ऐसी जोन हो जाए जहां पे कोई ट्रेजेडी हुई है, वेपन्स का यूज नहीं हुआ, कोई नेचुरल ट्रेजेडी आ गई, तो वो ह्यूमैनिटेरियन पर्पज से एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई। तो ये दो एक्सरसाइजेज है, नंबर 1 है पेसिक्स। पेसिक्स का मतलब है, एक्स मतलब एक्सरसाइज और पास का मतलब है यहाँ पे पैसेज, पैसेज एक्सरसाइज। ये इंडिया और यूके ने करी है। और दूसरी जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दिख रही है, नाम से पता लग रहा है, इंडिया मंगोलिया। पर यहाँ पे सिर्फ इंडिया और मंगोलिया नहीं था, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आ रखी हैं। आपने जो याद रखना है, हमारी कौन सी बटालियन गई हुई थी, तो कुमाऊं रेजिमेंट में अगर बोलूं तो सोच पा रही हूँ कौन सी लोकेशन आती है कुमाऊं, उत्तराखंड वाला रीजन। तो अभी तो हिस्ट्री नहीं कर रहे हम, पर हमारी जो बटालियन है कौन सी गई हुई है इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, कुमाऊं बटालियन, ठीक है। 40 पर्सोनल गए हुए हैं टोटल। तो ये दो एक्सरसाइजेस रिलेटेड न्यूज आर्टिकल हैं। अगला आप देखोगे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ऑटर, ठीक है। यूरेशियन ऑटर है, यूरेशियन, यूरोप और एशियन, मतलब इन दोनों प्लेट्स के आसपास आपको ये ऑटर की प्रजाति मिल जाती है। हुआ क्या था, कश्मीर में एक टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे ये, बच्चे डर जाते थे इनको देख के कि जैसे क्रोकोडाइल है, क्योंकि इन एल्यूसिव होते हैं ये। एल्यूसिव मतलब आप इजीली इनको पकड़ नहीं सकते, पकड़ने की ट्राई करोगे एकदम से गायब हो जाते हैं वहां से। तो ये ऑटर 35 साल के बाद दोबारा से कश्मीर के अंदर दिखाई दिए हैं, इसी वजह से न्यूज में थे। तो अब आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, सिंस ये एक स्पीशी है और स्पीशी न्यूज से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इस ऑटर के बारे में पता होनी चाहिए। और थ्रू आउट ईयर बहुत सारी स्पीशी न्यूज में आती रहती हैं, तो साथ के साथ ही लर्न कर लेनी है, ठीक है। ऑटर, नेक्स्ट आ जाओ। आपको अर्मेनिया और अजरबैजान वाली दो कंट्रीज दिख रही होंगी, पुराने बच्चों को अब थोड़ी लग रही है रिश्तेदारों वाली कंट्रीज, पढ़ रखी है पहले, तो पढ़ रखी है आपने। कहां पे पढ़ी थी बताना जरा, अर्मेनिया अजरबैजान, सोवियत, ठीक है। और वेरी गुड, किसने बोला, शरणवीर ने, ठीक है। तो आपने ये पढ़ी थी एक, जब हमने किया था सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, 15 कंट्रीज आई थी वहां से, जो नए वाले हैं आपको दोबारा से आ जाएंगी, टेंशन मत लो कि ये कहां से आया। और उसके अलावा सोवियत यूनियन के अलावा आपने दूसरा पढ़ा था कैस्पियन सी की, जब कंट्रीज पढ़ी थी कि कौन कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी को बॉर्डर करती है, तो क्रेट से याद किया था, कजाक था, रशिया था, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पे आपने अजरबैजान को देखा था। अब देखो यहाँ पे एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर वर्ड आ जाए या फिर क्रॉसिंग वर्ड आ जाए, दोनों ही रास्ते होते हैं। कॉरिडोर लंबा रास्ता होता है, क्रॉसिंग छोटा सा रास्ता होता है, ठीक है। दोनों मैनमेड भी हो सकते हैं, कॉरिडोर ज्यादातर नेचुरल होता है, ठीक है। क्रॉसिंग कैन बी मैनमेड, कैन बी नेचुरल, ठीक है। कुछ नहीं, लेंथ के बेसिस पे है डिफरेंस। कॉरिडोर बहुत लंबा होता है, किलोमीटर्स में चला जाता है, ये मे बी फ्यू मीटर्स तक की हो जो आपकी क्रॉसिंग होती है। तो यहाँ पे जो कॉरिडोर न्यूज में था वो था ज़ेंगज़्यूर कॉरिडोर। अब ये ना लड़ रहे थे काफी टाइम से अर्मेनिया और अजरबैजान, सुन रखा है इतना कॉन्फ्लिक्ट, नहीं भी सुना है, रशिया यूक्रेन का सुना है, लड़ रहे हैं काफी टाइम से, वैसे ही ये भी लड़ रहे थे अर्मेनिया और अजरबैजान वाले। तो अभी क्या हुआ है, इन दोनों ने सुलह करने के लिए डिसाइड कर लिया। क्या होता है कि जब भी आप लड़ाई करते हो तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ने लग जाती है और फिर आपको उधारी लेनी पड़ती है दूसरी कंट्री से, यहाँ पे यूएस आ जाता है। तो इन्होंने अब क्या बोला है, ये जो ज़ेंगज़्यूर कॉरिडोर है, ये अजरबैजान का, देखना ग्रीन कलर दिखाया हुआ है, नीचे एक और छोटा सा एरिया है जिसमें से ऊपर ये अर्मेनिया आ गया, नीचे अजरबैजान आ गया। अजरबैजान वाले बोले कि तुम तो फिर से लड़ाई डाल दोगे क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी टेरिटरी का कॉरिडोर है, तो हम इस एरिया को कैसे एक्सेस करेंगे। तो अर्मेनियन ने यहाँ पे बोला है कि हम इस कॉरिडोर के जरिए आपको भी रास्ता प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब हमें करना है भर भर के ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है चीजों को खरीदना या बेचना, पर अपनी कंट्री के अंदर नहीं, फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ये कॉरिडोर एक्सेसिबल बना दिया है अजरबैजान के लिए, तो इसके बारे में हम देखेंगे आज, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने माल्टा, माल्टा याद है, मेडिटेरियन सी,
21st कंट्री भी हमने इसी को पढ़ा था, माल्टा। माल्टा क्यों न्यूज में थी? देखो, हर एक जितने भी ये छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, ये बोलते हैं कि आप ना हमें पैसा दे दो और सिटीजनशिप ले लो, मतलब पैसा दो और सिटीजन बन जाओ यहाँ के। वैसे माल्टा भी करता है, गोल्डन वीजा स्कीम इसको बोलते हैं। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना होगा, ट्रंप ने बोला था ना, ये पैसे लाओ और तुम सिटीजनशिप ले लो यहाँ पे। पैसे भी थोड़े बहुत नहीं है, ट्रिलियन में जाते हैं ये, और अगर डॉलर्स की बात करें तो बिलियंस में जाते हैं। तो उतना पैसा वही दे पाते हैं जो हाईली करप्टेड होते हैं, जिनकी जेब में खूब सारा पैसा होता है, जो इंडिया से भागे होते हैं, भगौड़े भी जिनको आप बोलते हो, फ्यूजिटिव। जैसे नीरव मोदी का नाम सुना होगा, विजय माल्या का नाम सुना होगा। तो एक आइलैंड था वनुअट्टू, याद है? तो वहां की वो सिटीजनशिप लेने चले गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा ही देना था और उनको सिटीजनशिप मिल जानी थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये माल्टा भी क्या करते हैं, सिटीजनशिप देता है। पर यहाँ पे एक गड़बड़ हुई। रशिया यूक्रेन वॉर सुन रखा है आपने, है ना? तो यहाँ पे जो रशियन पीपल थे और साथ में एक छोटी सी कंट्री है बेलारूस, इनके जो लोग हैं वो इस तरफ को आ रहे थे माल्टा, क्योंकि ऊपर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो ये सोच रहे थे कि हम किसी ऐसे आइलैंड पे चले जाते हैं जहां पे शांति हो। तो माल्टा के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने केस फाइल कर लिया, और स्पेशली किसने किया है? तो ब्रुसेल्स ने करा है। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की। तो उन्होंने इनिशिएट किया कि ये रशियंस को क्यों अलाउ कर रहे हैं, इससे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वही आएंगे ना यहाँ पे जिनके पास खूब सारा पैसा होगा। नहीं तो तुम कैसे आ सकते हो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट? पैसा देके कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो अगर तुम्हारी जेब में पैसा ही नहीं है? तो यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो कोई हेल्प नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने केस फाइल किया कि माल्टा में ये जो बेलारूस और रशिया के लोग आ रहे हैं उसको बंद करवाओ। ठीक है, कहां पे केस फाइल किया है उसको हम देखेंगे, इंटरनेशनली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इंडिया भी सिटीजनशिप दे देता है फॉरेनर्स को, हमारा भी अलग से प्रोविजन है। तो आज आप पॉलिटी शुरू करोगे, अगली जो क्लास है पॉलिटी में एक पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, याद रखना इसको, पार्ट 2, और इसी में आप पढ़ोगे सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11, यहाँ पे पूरे प्रोविजन पढ़ोगे कि इंडिया कैसे सिटीजनशिप देता है। ठीक है, और फिर अब इंडिपेंडेंस के टाइम के भी होंगे कुछ प्रोविजन, जब 1947 में हम आजाद हुए थे, कोई पाकिस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, हफड़ा दफरी मची हुई थी सब तरफ, किसी को पता ही नहीं है रहना कहाँ पे है, सब अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मूवमेंट कर रहे थे। तो वो सारे आप पढ़ोगे अप टू द आर्टिकल नंबर 8। उसके बाद आप देखोगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रही है बीच में, एनआरसी आ रहा है, तो ये पूरा डिटेल में अब आप पॉलिटी में पढ़ोगे। ठीक है, हम सिर्फ माल्टा का केस देखने वाले हैं। लग गया पता आज के आर्टिकल्स क्या क्या हैं? तो यही हम सारे कवर अप करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन थोड़ा आइडिया लगा आपको क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? यस दिव्या, लाचिन कॉरिडोर भी आर्मेनिया अजरबैजान का। ठीक है, रिवाइज कर लिया करो साथ में, गुड। ओके, ऑनलाइन वाले थोड़ा यस नो फटाफट से कर दें चैट बॉक्स में। आपको क्लियर हुआ? लग गया ना कॉन्टेक्स्ट पता? ठीक है, चलो मेडिटेरियन सी के बाद आज हम रेड सी को भी देखेंगे लास्ट में, एक रिमाइंडर दे देना है ना, रेड सी को देखना है आज। और बाकी हमारे जो पासिस हैं आज नॉर्थ ईस्ट जाने वाले हैं। ये कुछ स्टैटिक पार्ट होता है जो हम डेली का याद करते हैं। जैसे मेडिटेरियन सी के अराउंड 21 कंट्री बॉर्डर करती है उनको, तो उनको हमने पहले लर्न किया, देन कैस्पियन कर लिया है, फिर बाल्टिक सी करा था। तो आज हम रेड सी को देखने वाले हैं। ठीक है, चलो ओके, ऑनलाइन डन। चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल। तो इंडिया ने बोला है कि हम में भी हाई सी ट्रीटी को रेटिफाई कर देंगे, क्योंकि सिग्नेटरी तो हम पहले से हैं, एक सिग्नेचर हम कर चुके हैं। जैसे ही हम दूसरा सिग्नेचर करेंगे तो इस ट्रीटी के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उसके लिए हम बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो बोला गया था जून 13 तक इसको रेटिफाई कर दिया जाएगा, पर अभी तक ऐसा रेटिफिकेशन नहीं की गई है फ्रॉम द इंडिया साइड। उसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? मीटिंग। तो एक मीटिंग हुई जहां पे बहुत सारी कंट्रीज को बुलाया जाता है, वो आपस में बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये वाटर देखना है। वाटर देखने के लिए इधर आ जाओ, वो बेस लाइन लगाई है। बेस लाइन कैसे अज्यूम करोगे? जैसे इंडिया भी है, ये हमारी बेस लाइन आ जाएगी, एक इमेजिनरी लाइन ले लेंगे हम कि बिल्कुल सीधी है, और उस सीधी लाइन से हम चलेंगे पानी की तरफ को, इस तरफ को। तो जो सबसे पहले छोटा सा डिस्टेंस है, ये देखो, ये कॉन्टिनेंट है ना, लैंड एरिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब आप पानी में जाते, समंदर देखा है किसी ने? ठीक है, जैसे आप चल के गए होंगे, एकदम से थोड़ी डूब गए थे। पहले कॉन्टिनेंट ही होता है ना, आगे आगे ऐसे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा डूबना नहीं बोलेंगे, चलना शुरू करते हो तो पानी आपको फील होता चलता है। पहले टांगों तक था, फिर आप स्विमिंग करना शुरू करते हो। तो ये वो वाली कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई हुई है कि आगे लैंड एरिया आपको मिल जाएगा। अब देखो,
जब आप अपनी टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल तक जाते हो, 1 नॉटिकल माइल लगभग 1.86 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने किलोमीटर की बात हुई है। जस्ट बिकॉज पानी में डिस्टेंस को नाप रहे हैं तो यूनिट चेंज होगी, नॉटिकल माइल्स। तो अगर आप 12 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस पे जाते हो, ये आपकी टेरिटरी आ गई, इस तरफ को चलना शुरू करो 12 नॉटिकल माइल, तो उसको क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल सी। पहली जो आएगी दैट इज टेरिटोरियल सी। अब 12 नॉटिकल माइल के फर्दर और 12 नॉटिकल माइल चले जाओ, तो मतलब बेस लाइन से टोटल हो गया 24 नॉटिकल माइल। तो उस जोन को आप बोलोगे कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन। चलो आगे, और यहाँ पे आ गया 24 नॉटिकल माइल, यहाँ पे बन जाएगी आपकी कॉन्टिग्यूअस जोन। अब इससे भी अगर बेस लाइन से आप आगे तक जाओगे टोटल 200 नॉटिकल माइल, तो वो जोन आ जाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो टेरिटोरियल जोन है, यहाँ पे इंडिया की मनमर्जी चलेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सेम थोड़ा सा आगे जाओगे कॉन्टिग्यूअस जोन, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आनी शुरू होंगी। देन आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मान लो यूएस का शिप जा रहा है टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया, आप रोक नहीं सकते उसको कि शिप को यहाँ से नहीं लेके जाना है। चाइना भी तो अपने इंडियन ओशियन से इतना सारा ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपने अगर सुना हो, नहीं भी सुना है सुन लोगे थोड़े टाइम में। तो ये जो थी आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे आप अलाउ कर देते हो इंटरनेशनल शिप्स को भी कि आप जा सकते हो यहाँ से। अब इसके बियॉन्ड अगर आप चले गए 200 नॉटिकल माइल के भी बियॉन्ड, तो वहां पे आ जाता है आपका हाई सी, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हाई सी, ये 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड रहेगा। लग गया पता वाटर को कैसे डिवाइड किया हुआ है। अब देखो लड़ाइयां होती हैं पानी के पीछे भी, जैसे श्रीलंकन भी फाइट करते हैं इंडिया के साथ कि ये तो हमारी टेरिटोरियल रीजन है, ये हमारा टेरिटोरियल रीजन है। तो ये अगर इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है। अब देखो ये 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, ये तो फिर फिट बैठ जाएगा। 200 नॉटिकल माइल, ये बीच में क्लैश कर जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी रेज करते हैं, क्योंकि श्रीलंका की भी तो है टेरिटोरियल जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन और आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जब ये क्लैश करती हैं तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी रेज करते हैं। लगे पता? तो जब भी आप सुनते हो ना कि मछुआरों को पकड़ा था, वो क्यों पकड़ा होता है? इसी जोन के बेसिस पे पकड़ा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है इंडियन नेवी उनको ही पकड़ रही होती है, वो भी पकड़ते हैं हमारे जो मछुआरे हैं इंडिया के। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लैशेस है जोन्स के बीच में। लग गया पता? हाई सी कहाँ पे है? तो 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड। आज अब मीटिंग के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेन्यू इज इंपॉर्टेंट। जब भी कोई मीटिंग होती है आपको उसका वेन्यू पता होना चाहिए। ये इसका जो वेन्यू था अभी वो था फ्रांस के नाइस वाले रीजन में। तो फ्रांस की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपको ध्यान में रखनी है। एक आप देख चुके हो स्पेन, याद है? स्पेन से गए थे आप फ्रांस की साइड। अब फ्रांस और स्पेन के बीच में देखना एक छोटी सी कंट्री और आती है जिसको बोलते हैं एंडोरा। एंडोरा बिल्कुल छोटी सी कंट्री है, दोनों के बीच में स्पेन और फ्रांस, तो फ्रांस के साथ टच कर रही है। इधर आपने इटली देख लिया था, याद है? इटालियन शू, तो फ्रांस के साथ इटली भी अटैच करती है। और यहाँ पे एक और छोटी सी कंट्री थी इसी के साइड में, क्या नाम था उसका? मोनाको। तो एक और कंट्री आ गई मोनाको। बाकी ऊपर आ जाओ आप, स्विट्जरलैंड भी फ्रांस को बॉर्डर करता है। यहाँ जर्मनी है, ये लग्जमबर्ग है, ये बेल्जियम है। बेल्जियम अभी आप अगले आर्टिकल में सुनोगे, ब्रुसेल्स, वो जो केस बताया मैंने माल्टा वाला, तो ये बेल्जियम है टॉप पे। ठीक है, तो बेल्जियम भी टच करेगा। लग्जमबर्ग, ये जो आपकी एक आर्टिकल आएगा अगला ही है माल्टा वाला, तो यूरोपियन जो यूरोपियन यूनियन का ज्यूरिस्डिक्शन है, कोर्ट है, उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी लग्जमबर्ग में है। तो अगले आर्टिकल में ये दोबारा से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज जर्मनी और ये स्विट्जरलैंड, बाकी इटली आपको पता है। तो ये सारे बॉर्डरिंग किसके साथ आ गए? फ्रांस के साथ। तो एक तरफ स्पेन दिख रहा है आपको, बीच में छोटी सी कंट्री एंडोरा है, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट पे आ जाओगे, ऊपर बेल्जियम है, देन लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है और इटली, और यहाँ पे क्या आ गया? मोनाको। वेन्यू क्या था मीटिंग का? ये जो यूनाइटेड नेशन ओशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई, तो नाइस आ जाएगा, विच इज लोकेटेड इन फ्रांस। अब ऐसा नहीं होता कि फ्रांस ही उसको हेड करेगा, कोस्टा रिका के भी मेंबर्स बैठे हुए थे। कोस्टा रिका सुना है कंट्री का नाम? कहाँ पे दिखती है? हाँ, काफी नजदीक हो। प्रमोद बताया आपने नाम? ठीक है, बस नीचे साउथ या नॉर्थ? बस नॉर्थ भी नहीं है, साउथ भी नहीं है, सेंट्रल वाली है। ठीक है, बीच में आएगी कोस्टा रिका। तो वहां के भी मेंबर्स इसके हेड थे जो मीटिंग हुई। डन, वेन्यू क्लियर। तो चलिए जी आगे। और इसी के अलावा हाई सी ट्रीटी, इसको तो ना हम इनफॉर्मल सा वर्ड बोल देते हैं कि वाटर के बेसिस पे सी नाम दे दिया। वैसे क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। लग गया ना पता? नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन कौन सी जोन तक की बात हुई?
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर आएगी जिस भी कंट्री का ईईजी होगा। फिर आगे लिखा है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड, मतलब बायोडाइवर्सिटी कहां पे मिल रही है आपको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर। बोलते हैं ना कि पानी के अंदर की लाइफ तो अपने को सिर्फ 10% ही पता है, बाकी 90% का आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो बात हुई है बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, ये हाई सी ट्रीटी के ही बारे में बात हुई है, मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो इस नाम से है। रह जाएगा याद, बायोडाइवर्सिटी कहां पे है, बियॉन्ड है, किसके बियॉन्ड, नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, किसकी नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, जो हमारे पानी की है, ठीक है। तो अभी रेटिफाई इंडिया ने नहीं किया है, आपने न्यूज़पेपर फॉलो करना है, जिस भी दिन रेटिफाई कर देगा फ्रंट हेडलाइन आ जाएगी कि इंडिया ने रेटिफिकेशन कर दी है, फिर आपको पता होगा कि ये एग्रीमेंट आपने पढ़ रखा था। बाकी आपको लोकेशन वेन्यू याद रखना है, दैट इज नाइस, फ्रांस। अच्छा देखो, जब भी ना कोई हमें फॉरेन या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन करना होता है तो अपने कंट्री के जो एक्ट्स होते हैं उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं, प्रूफ देना पड़ता है इन शॉर्ट कि देखो हम भी एफर्ट्स डाल रहे हैं। जैसे इंडिया ने समुद्रयान मिशन चला रखा है, समुद्रयान मिशन में क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स जाएंगे 6000 मीटर की डेप्थ पे डाइविंग करेंगे और वहां पे जो भी डिफरेंट स्पीशीज होंगे उनके बारे में फाइंड आउट करेंगे। एक हमने पोर्टल बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं सहव। सहव पोर्टल क्या करेगा, पानी के जो नीचे लाइफ है उसके बारे में डाटा को रिकॉर्ड करेगा। तो हमें दिखाना पड़ता है कि ये देखो हमारे भी एफर्ट्स हैं पानी के अंदर जो लाइफ है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसी के तहत बोला कि अगर हमें रेटिफाई करना है तो आपको एक और एक्ट न्यूज में मिलेगी, विच इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसके तहत कुछ ना कुछ ये लेके आएंगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसी के साथ अभी के टाइम पे अगर हाई सी ट्रीटी में देखोगे तो 49 कंट्रीज ने रेटिफिकेशन कर दिया है। इनको अब कितने चाहिए, 60 कंट्रीज करनी है टोटल रेटिफिकेशन वाली। उसके बाद जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, जिन्होंने रेटिफाई नहीं भी किया है उनको भी इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। तो 60 मतलब कोरम हो गया मिनिमम, इतनी कंट्रीज तो होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसको भी याद रखेंगे आप। बाकी लग गया ना पता जोन्स का, वही सारी लिखी है यहाँ पे, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन। इस एरिया में अगर जाओगे तो देखो डेप्थ इंक्रीज कर रही है तो वैसे भी एक्सट्रैक्शन टफ हो जाती है रिसोर्सेज की, तो वो भी याद रखेंगे। बाकी समुद्रयान मिशन के बारे में याद रखना, 2026 तक हम ह्यूमन को सबमर्सिबल तरीके से भेजेंगे, यानी कि नीचे जाएंगे वो डाइव करते हुए, 2026 में बोला हुआ है, और वहां के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके अलावा इंडिया ने एक और स्टेप लिया था। क्या स्टेप लिया था, हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया हुआ है। तो ये भी तो कंजर्वेशन की तरफ एक हेल्प है। आप बड़ी बड़ी मछलियों को देखते हो, उनके अंदर प्लास्टिक डिपॉजिट हुआ होता है। कौन सा होता है, ज्यादातर सिंगल यूज वाला प्लास्टिक होता है, क्योंकि स्ट्रॉ वगैरह होती है लोग ऐसे ही पानी में फेंक देते हैं। पानी तो जाके समंदरों में मिलेगा और जाके जब वो फिशेस बाहर आती हैं तो उनकी बॉडी में भी मिलता है। तो हमने इसको बैन किया था। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करी है ब्लू इकोनॉमी के अंदर अराउंड $80 बिलियन। ब्लू इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो कहां से जनरेट होगी, पानी से। तो पानी से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज यहाँ पे आ जाएंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो भी किसमें आ गया, आपके ब्लू इकोनॉमी के अंदर। आप मछलियों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, किसमें आ गया, ब्लू इकोनॉमी के अंदर। तो वहां से इधर हमने इन्वेस्टमेंट करा है लगभग $80 बिलियन का। यस ऑनलाइन, ठीक है। और देखो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुई थी लास्ट टाइम 2024 में हुई थी, ये एडिटोरियल भी किया था इसके ऊपर। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने रिलीज किया था अपना, जिसको बोलते हैं सहव पोर्टल। तो जो भी ओशन के बारे में डाटा वगैरह रिट्रीव करना होगा वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, सहव। तो दिखा दिया ना हमने इंटरनेशनली कि ये देखो हमारे एफर्ट्स हैं कि पानी के अंदर जो लाइफ है उनको हम भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कंजर्वेट करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे फिट बैठ रहा है, 14 क्या था ये, लाइफ बिलो वाटर। जो नए स्टूडेंट हैं, हमारे टोटल 17 गोल्स हैं जो कि हमें 2030 तक अटेन करने हैं। तो जैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है, सस्टेनेबल मतलब आज की चीजों को, आज की जनरेशन को चीजें ऐसे यूज करनी है कि फ्यूचर के लिए भी बच जाए। पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है ना स्पीड से, चलो अब तो ऑल्टरनेटिव आ गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप पढ़ रहे हो, वो भी छोड़ो। ग्रेन की बात करते हैं, वीट की बात करो, गेहूं की। गेहूं इस तरह से यूज करनी है कि अगली जनरेशन में भी हो जाए। ऐसे थोड़ी होता आपने खेती करी, सारी गेहूं खा ली, कुछ रख देते हो ना ताकि अगले साल फिर से फसल को बो सकें। दैट इज सस्टेनेबल। तो ये टोटल जो गोल्स हैं वो है 17, और 17 में से आज जो यूज हुआ वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14। और 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर। और कौन सा आएगा, ठीक है, गुड, एक 17 आएगा, कोलैबोरेशन। और बताओ, 13 आ जाएगा, यस, क्लाइमेट एक्शन। प्लास्टिक भी तो क्या कर रहा है, क्लाइमेट को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। और
16 आएगा इसमें? कैसे आएगा? वहां लिखा है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो ट्रीटी को साइन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ही बनेगा, तो 16 भी आ जाएगा। बाकी नए वाले स्टूडेंट घबराए ना, मैं ये आपको एक बार टेबल दिखा दूंगी, जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपको पता लग जाएगा क्या है ये सस्टेनेबल। इजी है, कुछ नहीं है, आप डेली देखते हो। पॉवर्टी सुना है? गरीबी, गरीबी खत्म करनी है, वो पहला गोल है। हंगर, हंगर यानी कि भूख, तो भूखमरी को खत्म करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे गोल्स हैं, 17 है। और अगर सब गोल्स की बात करें तो कितने हैं? 169। फिर छोटे छोटे उनके भी फर्दर अगर डिवीजन कर दें तो 169 है। बताइए, पहले आर्टिकल की क्लैरिटी होगी आपको, क्या बोला था इसमें? तो हाई सी ट्रीटी को लेके था ये, और इसमें हमने देखा कि अभी तक इंडिया ने रेटिफिकेशन नहीं करा है, पर हमने प्रूफ देखे साथ में कि इंडिया ने कैसे खुद को शो करा है कि हम भी एफर्ट्स डाल रहे हैं मरीन की कंजर्वेशन के लिए, एक्वेटिक लाइफ की कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, लो, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ये देखो, अभी एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है, कल को आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये एग्जांपल देना पड़ेगा, तो करंट अफेयर आपका प्री तक नहीं चलेगा, वो मेंस में आपको यूज करना पड़ेगा आंसर लिखते हुए, इसके बिना आंसर बिल्कुल अधूरा रहेगा। ठीक है, प्लास्टिक तो सभी को भी पता है, कहीं लिखेंगे पानी की बोतल थी, पानी में फेंक दी, प्लास्टिक पॉल्यूशन हुआ, वो तो सबको पता है। आपको जाना पड़ेगा नर्डल्स तक, माइक्रो प्लास्टिक तक, याद है नर्डल्स? हाँ, तो वहां तक जाना पड़ेगा। फिर आयरन वाला आर्टिकल पढ़ा था, फाइटोप्लैंक्टॉन्स तक आपको जाना पड़ेगा। और आज आपने देखा ट्रीटी, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, तो इस तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। बाकी ये थीम्स होती हैं, थीम्स को एक रीडिंग कर लिया करो कि आपको देख के पता चल जाए कि किस चीज से रिलेटेड थी। ठीक है, थीम्स। ये देख लो, ये है कोस्टा रिका, क्योंकि फ्रांस ने अकेला नहीं बैठा हुआ था वहां पे, वो हेड बन के कोस्टा रिका के मेंबर भी बैठे हुए थे। ऊपर चला गया ये आपका नॉर्थ अमेरिकन पार्ट, इसके ऊपर जाओगे ये देखो मैक्सिको एंड ऑल, ये सारी जो बेल्ट होती है इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो कोस्टा रिका कैपिटल आ जाएगी सैन जोस, ऊपर निकारागुआ है, ये पनामा आ जाएगा। तो एक तरफ पनामा है और ऊपर की तरफ निकारागुआ। याद रह जाएगा। फ्रांस के किस किस को याद रहे बॉर्डरिंग कंट्रीज? बताओ, ऐसे था ना फ्रांस। ये कौन सी थी? ये स्पेन थी, ये एंडोरा। यहां पे कौन सी थी? मोनाको। नाइस वाज द वेन्यू जहां पे वो मीटिंग हुई। मोनाको इज द कंट्री। ठीक है, मोनाको। नेक्स्ट यहां पे बेल्जियम। ठीक है, अभी अगले आर्टिकल में दोबारा से आएगा, तो बेल्जियम याद रखो, यहां पे था नहीं, लग्जमबर्ग। ठीक है, यहां पे जर्मनी। ठीक है, यहां पे स्विट्जरलैंड, यहां पे इटली। रह जाएगा याद? बस ऐसे याद रखना है, रिवाइज कर लेना 2-3 बार, आपको डायरेक्शन में याद रखना है और इंपॉर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कंटिजेंट इन मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलन-बतार, और यहीं पे खान क्वेस्ट नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। और ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन पर्पस वॉर जोन नहीं है, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन प्रैक्टिस, ह्यूमैनिटेरियन प्रैक्टिस कि कल को कोई भी डिजास्टर आता है तो उसमें आर्मी हमारी हेल्प करने को रेडी रहे। और हो सकता है कि जो आपकी प्रोटेक्शन, देखो ये नीचे चाइना है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, चाइना काफी बड़ा सा एरिया होता है, और साइड में इंडिया का पार्ट आ जाएगा, ऊपर देखो मंगोलिया है और ऊपर रशिया है। मंगोलिया के साइड में 2 ही कंट्रीज आपको मिलेंगी जिनके बीच में ये सैंडविच है, ऊपर रशिया, नीचे आ जाएगा चाइना वाला पार्ट। तो उलन बतार, यहाँ पे ये खान क्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज होगी। आपको मैंने एक दिन और बताई थी, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, पर ये जो खान क्वेस्ट है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। जब इसको शुरू किया था इन्होंने 2003 में, तो मल्टीनेशनल नहीं थी, किस किस के बीच में थी? तो सिर्फ यूएस की आर्मी आती थी और मंगोलिया की आर्मी आती थी। अब देखो आर्मी क्यों बोला, क्योंकि लैंडलॉक एरिया है, ऑब्वियस सी बात है नेवी तो नहीं आएगी। आर्म फोर्सेस को कई बार इन्वाइट कर लिया जाता है क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं है, फिर वो वाला यहाँ पे सिनारियो बनेगा। बाकी नेवी तो नहीं आती है, इंडियन आर्मी ही जाती है इंडिया के एंड से। तो 2003 में अगर देखोगे तो बाइलेटरल हुआ करती थी। बाइलेटरल का मतलब है जिसमें कितनी पार्टीज हैं? 2, बाय रिप्रेजेंट 2। अब क्या हुआ, 2003 के बाद टाइम बीतता गया, 2006 आया, और 6 के बाद से यहाँ पे मल्टीनेशनल इसको बना दिया गया, यानी कि अब सिर्फ यूएस और मंगोलिया नहीं आएंगे, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेशन करेगी, और सारी कंट्रीज के नाम आपने याद नहीं करने हैं। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। इंडिया रेगुलरली कर रहा है पार्टिसिपेशन इस खान क्वेस्ट नाम की एक्सरसाइज के अंदर। बाकी ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए बनाई गई है, ताकि कोई भी अगर ऐसा डिजास्टर आता है जिसमें इंडियन आर्मी, उधर मंगोलिया की आर्मी, इन सभी को इकट्ठे काम करना पड़े, तो पहले भी काम किया हो, ताकि कोलैबोरेशन अच्छे से हो, कोऑपरेशन अच्छे से हो। इसी के साथ
एक जो चीज आपने याद रखनी है वो है यूनाइटेड नेशन का चार्टर। चार्टर अगेन एक पर्चा होगा, बुकलेट सी होगी, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, और उसका भी चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें बोला है कि मिलिट्री रेडीनेस होनी चाहिए। मतलब आपको कल को दूसरी मिलिट्री के साथ काम करना पड़ जाए तो आपके बीच में ऑलरेडी कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अंडर द चैप्टर नंबर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो खान क्वेस्ट बस इतना याद रखना है, मंगोलिया में हुआ, उन्हीं की कैपिटल के अंदर। इंडिया की आर्मी की तरफ से कौन सा बटालियन गया था? कुमाऊं, तो वो याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट है आपकी पेसेक्स। पेसेक्स मतलब पैसेज एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूके की नेवी के बीच में होती है। तो यहाँ पे 2 बॉडीज फिक्स होगी, एक इंडिया आएगा और दूसरा यूके। इंडिया यूके याद रखिएगा। और कहां पे था वेन्यू इसका? मोनिका कौन सा करना है रिपीट? अनन्या नोट्स का मैंने बता दिया हुआ है, एक बार आप काउंसलर से लिंक ले सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। फास्ट हो रही है क्लास नए स्टूडेंट्स के लिए? ज्यादा फास्ट हो गया लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे लगा ना 2 को, चलो कोई नहीं। खान क्वेस्ट मोनिका एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां मंगोलिया में हुई। रीजन वेन्यू पूछा जाए आपसे तो उलन बतार में हुई है, लास्ट ईयर भी मंगोलिया में ही हुई थी। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि एक कंट्री के मतलब इंडिया और मंगोलिया के बीच में नहीं होगी, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वाइटेड है। 2003 में ये बायलेटरल हुआ करती थी, यानी कि यूएस और मंगोलिया की आर्मी आया करती थी और वो अपने ह्यूमैनिटेरियन जो भी इनको एक्सरसाइज करनी होती थी उसको कंडक्ट करते थे। फिर टाइम बीतता गया, 2006 के बाद उन्होंने इसको मल्टीनेशनल बना दिया। मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, पार्टिसिपेट इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगी, ठीक है। बाकी अनन्या अभी के लिए सिर्फ सुनो, आप नोट्स मत बनाओ। नोट्स के लिए मैंने लेक्चर लिया हुआ है प्रॉपर, कैसे नोट्स बनने हैं इसके, कैसे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज पेसेक्स, दैट इज पैसेज एक्सरसाइज। इंडिया और यूके की नेवी के बीच में होती है। कहां पे था इसका वेन्यू? तो हमारा अरेबियन सी का नॉर्दर्न पोर्शन, पता है ना आपको, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट में अरब सागर आ जाता है और ईस्टर्न साइड पे देखोगे तो क्या आती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। एक सेकेंड ठीक है जी। नेक्स्ट एक चीज जो है वो डायरेक्टली तो नहीं पूछी जाएगी, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इंडियन नेवी की तरफ से कौन सा शिप गया था, ये भी नहीं पूछेगा कौन सा एयरक्राफ्ट गया था। पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये जो पोसेइडन 8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, साइड में आपको पिक्चर दिख जाएगी, ये किस कंट्री से हमने परचेज किया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसको हमने यूएस से परचेज किया है, पर एक्सरसाइज किसके साथ है? वो यूके के साथ है। ये किससे परचेज किया हुआ है पोसेइडन 8I? ये हमने यूएस से परचेज किया है। इस साल भी ये क्वेश्चन आया था, रिपब्लिक डे में डॉर्नियर को शो करा था, तो डॉर्नियर के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि किससे परचेज करा हुआ है। तो उसी तरह से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते कभी भी, की एक्सरसाइज जरूर पूछी जा सकती है कि किन किन के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मित्र शक्ति पूछा था लास्ट ईयर, यूपीएससी ने पूछा था, तो यहाँ पे क्या पूछेगा? जो पेसेक्स है किन 2 कंट्रीज के बीच में आएगी, तो आंसर विल बी इंडिया यूके, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सा सबमरीन आया था। वैसे अगर सबमरीन पूछे जाए तो इंडियन नेवल सबमरीन है तबार नाम की, ये गई हुई थी। स्टार्टिंग में आपने पिक्चर देखा होगा, दिस वन। ये देखो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को रुकने के लिए जगह भी बनी होती है। फ्रिगेट लिखा है, फ्रिगेट और वेसल 2 वर्ड्स होते हैं, फ्रिगेट और दूसरा होता है वेसल। वेसल तो कोई सा भी हो सकता है, कार्गो वेसल हो सकता है वो सामान कैरी करके जा रहा है, मतलब उसको हम सिविलियन पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है किसी जगह पे एयरफोर्स हम लेके नहीं जा पा रहे, एयरक्राफ्ट को लेके नहीं जा पा रहे हैं, एटीसी ने सब बैन करा हुआ है दुश्मन कंट्री ने, तो उस केस में आप किसके जरिए लेके गए? पानी के जरिए। तो वेसल जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज हो रही है, सिविलियन पर्पज से भी यूज हो रही है, मिलिट्री पर्पज से भी यूज हो रही है। पर जब वर्ड आ गया ना फ्रिगेट, फ्रिगेट का मतलब है वॉरशिप, ये सिर्फ युद्ध करने के लिए यूज करी जाती है, यहाँ पे कोई सिविलियन पर्पज से काम नहीं किया जाएगा। लग गया पता? कभी ये वेसल टर्म आ जाए, फ्रिगेट आ जाए, तो हमारा जो फ्रिगेट है वो आईएनएस तबार गया हुआ था, और साथ में एयरक्राफ्ट कौन सा गया है? तो P8I यानी कि पोसेइडन 8I मैरीटाइम पेट्रोल। पेट्रोल का क्या मतलब होता है? पेट्रोलिंग करना, चेक रखना कि कोई इंटरफेरेंस शो करने की ट्राई तो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हमारी इस साइड से गई अरेबियन सी के अंदर। एंड यूके की तरफ से क्या थे? तो इनकी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स फ्रिगेट, HMS रिचमॉन्ड, तो एक इनका भी सबमरीन है और दूसरा इनका भी एयरक्राफ्ट है, वो याद नहीं करना आपने, ठीक है।
चलो लग गया ना पता मिलिट्री एक्सरसाइज में एक तो कंट्रीज का पता होना चाहिए, जैसे अब खान क्वेस्ट है, खान क्वेस्ट पे बोलेगा कि सिर्फ इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, तो क्या होगा ये? नो, क्योंकि वहां पे लिखा है डायरेक्टली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, तो इंडिया भी आ रहा है, यूएस भी आ रहा है, मंगोलिया भी आ रहा है, और भी नियर बाय कंट्रीज को बुला ले रहे हैं, तो मल्टीनेशनल है। चलिए जी नेक्स्ट, बाकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, दिस वन, ये नॉर्थ वाला जो पार्ट है अरेबियन सी का, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, ठीक है। बाकी इंडियन नेवी की थी, तो क्या पर्पस क्लियर हो रहा है? नेवी के बीच में अगर कोई एक्सरसाइज हो रही है तो क्या पर्पस हो सकता है उसका? कल को पानी के बीच में युद्ध करना पड़ जाए तो आपके पास पहले से हेल्प रेडी हो, आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके साथ आपने ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रखी हैं, ठीक है। उस टाइम थोड़ी करेंगे कि अब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, वो पहले से ही रेडीनेस होनी चाहिए, ठीक है। और रेडीनेस का जो आपने पहले पढ़ा, मिलिट्री रेडीनेस होनी चाहिए, यूएन चार्टर के कौन से चैप्टर में थी? 7, ठीक है, ओके, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, कोलैबोरेशन कौन सा एसडीजी आएगा? 17, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16। अभी नए स्टूडेंट्स को हो जाएगा विद टाइम याद, इन्होंने भी दो याद करे थे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, माल्टा का गोल्डन पासपोर्ट स्कीम, हाँ जी ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, गुड, ओके। माल्टा, पहले तो आपको लोकेशन देखनी है, ये आपका मेडिटेरियन सी आ गया, ये देखो दिस इज इटली, और इटली के बिल्कुल नीचे छोटी सी आपको आइलैंड मिलेगी जिसका नाम है माल्टा, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखनी, कैपिटल आ जाएगी वेलेटा, और कौन सी वाटर बॉडी है यहाँ पे? तो मेडिटेरियन सी है। इसके अराउंड 21 टोटल कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करके बैठी होती है, वो हो जाएंगी आपकी रिवाइज अभी विद टाइम। चलो नेक्स्ट देख लो तब तक। माल्टा में क्या करते हैं, ये गोल्डन वीजा स्कीम चलाते हैं। गोल्डन वीजा स्कीम है पैसा दो और सिटीजनशिप लो, दो शब्द होते हैं, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है सिटीजन। क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? वन इज सिटीजन और दूसरा है रेजिडेंस। हाँ जी, यस, पहले कौन सा आएगा? पहले रेजिडेंस आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सिटीजन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलो, राइट्स के ऊपर बात कर लो। जैसे इलेक्शन हो रहे हैं इस कंट्री के अंदर, तो किसको अलाउड होगा वोटिंग? सिटीजन को। रेजिडेंस कोई भी हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए आया है उसको भी मिल सकता है रेजिडेंस। तो सिटीजन के पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो उस कंट्री वाले जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आपको मिलेंगे। तो एक लिखा होगा यहाँ पे सीबीआई, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, और दूसरा लिखा है रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट। ये सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। सीबीआई सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आरबीआई यानी कि रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट। पैसा किसमें कम लगेगा? रेजिडेंसी में इंडीड, इसमें पैसा कम लगेगा, सीबीआई में ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली सिटीजनशिप मिल रही है, वो सारे एक्सक्लूसिव राइट मिल रहे हैं जो माल्टीज पीपल के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक केस फाइल होता है, किसने किया? तो देखो कौन सी कंट्री देखी यहाँ पे? बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या बताई? ब्रसेल्स। तो इन्होंने ही केस फाइल किया है अगेंस्ट माल्टा कि बेलारूस और रशिया से जो लोग आ रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाइए। ये सभी को सिटीजनशिप दे रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए आ रहे हैं माल्टा के अंदर, वो सारे हाईली करप्टेड है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे की लॉन्ड्री कर दी। लॉन्ड्री जब करते हैं तो कपड़ों को आपने धोया, साफ हो जाते हैं, वैसे ही ब्लैक मनी को भी धोया जाता है, और वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है? व्हाइट मनी। कमाया तो उसको ब्लैक तरीके से था, गलत तरीके से, पर रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया कि तुम एनजीओ में पैसा जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाइट मनी। ब्लैक मनी को आपने कन्वर्ट करा इनटू व्हाइट मनी। और जितने भी सिटीजनशिप ये अलॉट कर रहे थे, बोलते कि जितने भी वो लोग हैं वो हाईली करप्टेड इंसान है। तो नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये केस फाइल किया अगेंस्ट माल्टा। कहाँ पे किया है तो वो भी आप ध्यान में रखोगे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आ जाती हैं? 27, याद है ना, 27 कंट्रीज आ जाएंगी। इनकी एक ट्रिटी है 1992 की जिसको बोलते हैं मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी। मैस्ट्रिक्ट कहाँ पे है लोकेशन? सिटी इन नीदरलैंड, वहां पे यूनिवर्सिटी भी है इसी के नाम पे। ट्रिटी वहां पे ही साइन हुई थी, मैसेट्रिक्ट जो सिटी है ऑफ नीदरलैंड, इसी वजह से नाम पड़ गया मैसेट्रिक्ट ट्रिटी। यहाँ पे क्या बोला गया था कि कभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उन्होंने किसी और को सिटीजनशिप देनी है बाय इन्वेस्टमेंट, तो सबके अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगी तो उनको आंसर करना पड़ेगा। तो ये किसमें बोला गया है? ये आपकी 1992 की जो मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी है
इसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने किसी को इस गोल्डन वीजा स्कीम के तहत अगर सिटीजनशिप अलॉ करनी है और अगर कोई रिजेक्शन रेज करता है तो कहां पे मेंशन्ड है वो सारा का सारा, मैस्ट्रिक्ट 1992 की ट्रिटी। ठीक है, तो इसी वजह से ब्रसेल्स ने जाके केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट माल्टा। और ये यूरोपियन जो कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है, ये कहां पे आएगा, क्या बताया था मैंने, लग्जमबर्ग। आगे ना सारी कंट्री, फ्रांस के साइड में ऊपर बेल्जियम था, नीचे गए थे आप तो वहां पे लग्जमबर्ग था, तो वहीं पे इसके हेडक्वार्टर हैं, किसके, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन के। तो यहाँ पे इस केस को फाइल किया गया है और फॉर नाउ ये स्क्रैप भी कर दी गई है, जो गोल्डन वीजा स्कीम है माल्टा की, इसको स्क्रैप कर दिया गया है। स्क्रैप मतलब खारिज कर दिया कि नहीं दोगे आप इनको अब, जो आप गोल्डन वीजा स्कीम के बेसिस पे सिटीजनशिप अलॉ कर रहे थे। और ज्यादातर बेनिफिशियरी कहां से आते हैं, तो चाइना, रशिया, वेस्ट एशिया, इन्हीं एरिया से यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए लोग आया करते थे। चलो नेक्स्ट आर्टिकल, ये सारा वही लिखा है जो मैंने आपको 3-4 लाइंस में सुना दिया, स्टोरी है, बाकी आप रीड कर सकते हैं एक बार। ये देख लो, बस ये याद रखना है। और जब भी ऐसा केस फाइल हो तो जो कंट्री होगी, होस्ट कंट्री जो ऐसी सिटीजनशिप को दे रही है, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, फेयरनेस तरीके से डिटेलिंग देनी पड़ेगी, जिसको आप सिटीजनशिप दे रहे थे क्या वो सच में उसको मिलनी चाहिए, नहीं। कहां पे मेंशन है वो, आर्टिकल नंबर 4 क्लॉज 3 ऑफ ये जो मैसेट्रिक ट्रीटी है, इसी के अंदर प्रोविजन दे रखा है, आर्टिकल 4 क्लॉज 3। ये वाला आप स्किप भी कर सकते हो, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लॉ बन रखा है उसके अंदर मेंशन्ड है। एक याद रख लेना, 4 क्लॉज 3 वाला, ठीक है, डन। तो छोटा सा आर्टिकल था माल्टा को लेके, सिटीजनशिप से रिलेटेड था, गोल्डन वीजा स्कीम, पैसे दो और सिटीजनशिप लो, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लग गया पता इसके बारे में, ये आता रहता है। वनुअटू आइलैंड भी पढ़ा था एक बार, नीरव मोदी का केस आया था जिस दिन, नीरव मोदी था ना कि विजय माल्या का था, नीरव मोदी का ही था, तो वो भी गया था वनुअटू आइलैंड की, मुझे सिटीजनशिप लेनी है वहां पे, क्योंकि वहां पे भी गोल्डन वीजा स्कीम चलती है, आप पैसे दो और सिटीजनशिप ले लो। पर उन्होंने मना कर दी थी कि हम नहीं दे रहे, इस बार बेइज्जती होती है बहुत ज्यादा कि भगौड़े हो एक तो और हमारी कंट्रीज में आ जाते हो, तो उसको नहीं दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं ऑटर के ऊपर, यूरेशियन ऑटर। तो कश्मीर के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो गया था, गायब हो गया था, अचानक से 35 साल के बाद, लगभग 3 डेकेड्स पास हो चुके हैं, दोबारा से दिखाई दिए हैं ऑटर। ठीक है, यूरेशियन ऑटर। तो यूरेशियन ऑटर नाम से आप ये बता सकते हो कि यूरोप में भी मिलता होगा, एशिया के अंदर भी मिलता है। बाकी अपनी जो प्लेट है वो आ गई इंडियन प्लेट, और किसके साथ टकराई थी, यूरेशियन प्लेट के साथ। ठीक है, तो इन सारी रीजन्स के अंदर आपको ये ऑटर्स मिल जाते हैं। अब देखो अमेरिकन को ना पहले से उनको लगता है कि वो बड़े नए हैं, वो खुद को बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। सुनिए ये ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड की स्टोरी। ओल्ड वर्ल्ड में किसको डाल देते हैं, हमें, एशिया आ गया, अफ्रीका को डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं डालते, वो भी न्यू है। न्यू क्यों है, क्योंकि ये सारे गोरे हैं उस एरियाज में, तो ये खुद को क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड। और तो छोड़ो, इन्होंने बंदरों को भी नहीं छोड़ा, बंदरों की भी क्लासिफिकेशन कर दी, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। अगेन लोकेशन क्या है, ओल्ड वर्ल्ड के आपको मिल जाएंगे अफ्रीका, इंडिया, ये एशिया वाला जो पार्ट है सारा वहां पे, और बाकी न्यू वर्ल्ड जो अमेरिकन होंगे, सफेद से होते हैं ज्यादातर, तो अगेन न्यू वर्ल्ड मंकीज बना दिए। वैसे ये जो ऑटर थे, यूरेशियन ऑटर्स, इनको भी क्या बोल दिया, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। तो ऑब्वियस बात है, अपनी साइड मिला है तो कैसा होगा ये, ओल्ड वर्ल्ड। तो आ जाए कल को स्टेटमेंट, तो आपको थ्योरी पता है अब, ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड वाली, तो ये किस कैटेगरी में है, ओल्ड वर्ल्ड ऑटर की कैटेगरी में। ठीक है, बाकी थोड़े से इसके फीचर्स हैं वो याद रखेंगे आप। ओल्ड वर्ल्ड ऑटर है, इसी को यूरोपियन ऑटर भी बोल देते हैं, कॉमन ऑटर भी बोल देते हैं। कश्मीर में लोकल नेम क्या दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए। कोई है कश्मीर से तो प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग, आप बता दीजिएगा, वुदेर बोलते हैं इसको, ऑटर को ही वुदेर नाम दे दिया, पर ये लोकल नेम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वुदेर। सेमी एक्वेटिक है, यानी कि पानी में भी रहेगा, थोड़ी देर के लिए जमीन पे भी आ जाता है। कार्निवोर्स है, यानी कि सिर्फ क्या खाएगा, फ्लैश खाएगा, मांसाहारी है। देन मैमल है, यानी कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, जैसे फीमेल्स के केस में ब्रेस्ट वाला पार्ट आ गया, मेल्स में चेस्ट वाला, तो ग्लैंड्स इनके पास प्रेजेंट होती हैं। नेटिव कहाँ के हैं, तो यूरोप और एशिया, यूरेशिया वाले एरिया में काफी नेटिव रहेंगे। जो आपने याद रखना है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। एक स्केल होती है बहुत बड़ी, जैसे होलोसीन बोलूं मैं, याद है होलोसीन, नियोलिथिक, उससे रिलेटेड पढ़ा था आपने। आज का टाइम जो चला है वो होलोसीन एरा का ही चला है। बहुत बड़ी स्केल है, पुराने टाइम को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है। इन ऑटर्स की देखोगी तो पेल आर्कटिक रीजन से है। पेल आर्कटिक आप इमेजिन कर सकते हो, आइस एज सुना है, मूवीज देखी होंगी आपने आइस एज, बस वही वाला टाइम पीरियड है, तब से ये ऑटर एग्जिस्ट करते आए, मतलब उससे भी पुराने होंगे,
ऑब्वियस ही बात है, उस टाइम पे तो इन्होंने सर्वाइव किया है, तो उससे भी पुराने हैं ये पेल आर्कटिक मैमल्स। और कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो लगभग सभी जगह पे मिलेंगे आपको, मिडिल ईस्ट एशिया में मिल जाएंगे, यूरोप में मिलेंगे, नदर्न अफ्रीका में मिलेंगे, ईस्टर्न रशिया, चाइना, एशियन, नाम से लग जाएगा ना पता, यूरोप और एशिया वाली जहां जहां पे बात होगी वहां पे आपको मिल जाएंगे। कश्मीर के अंदर लोकली इनको बोलते हैं वुदेर, ठीक है। तो पहले के टाइम पे इनको कोई छेड़ता नहीं था। इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए, इकोसिस्टम बैलेंस क्या होता है, आपने क्या किया, जो पेड़ है उनको कट कर दिया, तो एनिमल तो आपके एरिया में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने तो उनका हैबिटेट छीन लिया। कश्मीर के लोगों में पहले ये मानना था कि ये मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, जो ऑटर है। बच्चों वगैरह को जैसे डराते हैं ना कि मगरमच्छ आ जाएगा, जो भी है, मतलब शेर आ जाएगा, डरा दिया उससे, तो ऑटर से भी यही बोल के डराया जाता था कि मगरमच्छ आ जाएगा, अंदर चलो, ठीक है। तो ये स्टोरीज हैं, लोकल स्टोरीज, फोक स्टोरीज। ओके, उसके अलावा इसके अगर फीचर देखोगे, इल्यूसिव है, यानी कि पकड़ा नहीं जाएगा आपसे अगर आप पकड़ने की ट्राई करोगे। सॉलिटरी हैं, अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। पूंछ देखोगे काफी मोटी होती है, फर काफी सॉफ्ट सी होती है, अगर स्टार्टिंग में आपने पिक्चर भी देखी काफी शाइनी थी, और ऊपर की तरफ डार्कर कलर होता है बॉडी का, नीचे को काफी लाइट हो जाता है। ये सभी का सेम फीचर रहता है। जैसे हाथ ही देखो अपना, ये वाली साइड फेयर होती है ना कंपेयर टू द ऊपर वाली साइड, तो वो काफी डार्कर होती है। अडेप्टेशन देखोगे तो वेब्ड फीट होते हैं, वेब लाइक होते हैं, मतलब अगर कीचड़ के ऊपर इनको चलना होगा तो ये इजीली चल जाएंगे, धंसेंगे नहीं उसके अंदर, तो वेब फीट है, अडेप्टेशन हो रखी है। इसी वजह से ये कैसे बन गए, सेमी एक्वेटिक। नेक्स्ट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको याद करना पड़ता है। किसी भी स्पीशीज से रिलेटेड ये कंजर्वेशन एफर्ट आते ही आते हैं। तो IUCN स्टेटस देखोगे तो नियर थ्रेटेंड है, मतलब नंबर अभी भी ठीक ठाक है, पर हो सकता है कल को वल्नरेबल हो जाए, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपका ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें टोटल है 6 शेड्यूल। याद रखना, जो छठा शेड्यूल है ना, उसमें प्लांट्स के बारे में बात हुई है, बाकी सब में एनिमल्स की ही बात हुई है। तो 6 तो आप सीधा इग्नोर कर दो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। किसकी, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नाम भी यही देते हैं ना, याद है। अगर जूलॉजिकल नेम होगा तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, बोटेनिकल नेम होगा तो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। बॉटनी प्लांट की स्टडी, तो प्लांट्स के नाम। उसी के साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा शेड्यूल है, तो शेड्यूल नंबर 2 आएगा। यूनिक आ गया थोड़ा, आप आज तक जब भी पढ़ रहे थे स्पीशी, शेड्यूल नंबर 1 आ रहा था। शेड्यूल 1 में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब आपने इनको अगर इलीगल तरीके से ट्रेड कर दिया, किसी की कोई परमिशन नहीं ली, वैसे तो अलाउ ही नहीं होती इनकी ट्रेडिंग, तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होती है, जेल में भी रखा जाता है, प्लस फाइन भी भरना पड़ता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलोगे, जैसे शेड्यूल नंबर 2 पे अगर आगे, तो रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। आपको लाइसेंस वगैरह परचेज करना पड़ेगा, रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो या क्यों इसको इंपोर्ट करना चाहते हो। तो शेड्यूल 2 में आपने देखा रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ढीली पड़गी। वैसे नीचे को जाओगे तो आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्शन और ओपन कर दी जाएंगी। और छठे में आप देखोगे कि सिर्फ क्या आ रहे हैं, प्लांट से रिलेटेड प्रोविजन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक बार ग्रो करने शुरू होंगे वो रुकेंगे ही नहीं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है। वो गवर्नमेंट बताएगी कि आप इसको ग्रो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, ऑटर कहां पे कंजर्व है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। फिर आता है साइट्स, साइट की भी लिख लो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। साइट्स का अपेंडिक्स नंबर 1 है। अगेन इसमें टोटल अपेंडिक्स अगर आपसे पूछा जाए साइट्स में तो 3 आएंगे। सबसे ज्यादा सीरियसनेस कहां पे है, अपेंडिक्स नंबर 1 के अंदर, और अपेंडिक्स 2 में थोड़ी ढील मिलेगी, 3rd में और ज्यादा ढील मिल जाएगी। 1 में देखो पूरा प्रोहिबिटेड है, आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, इनको नहीं बेच सकते आगे किसी कंट्री के अंदर। अपेंडिक्स 2 में आप देखोगे यहाँ पे अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है सरकार की तरफ से कि जाइए आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, तो आप जा सकते हो। एंड 3rd में तो फिर पूरा का पूरा कंट्रोल छोड़ दिया जाता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं बचेगा। तो ऑटर्स को कहां पे प्रोटेक्ट करा गया है, साइट्स के अपेंडिक्स नंबर 1 के अंदर। तो IUCN स्टेटस पूछा जाए तो आंसर विल बी नियर थ्रेटेंड। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल पूछा जाए तो शेड्यूल नंबर 2। एंड 3rd अगर आपसे साइट्स का कौन सा अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स नंबर 1। और ज्यादातर जो स्पीशीज होती हैं साइट्स के अपेंडिक्स 1 वाली ही आप पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि बाकी में तो ढील छोड़ दी है तो उतना ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है।
चलो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपसे मेंस में नहीं पूछे जाते, ये आपके होते ही प्री ओरिएंटेड है। तो प्री अगर क्वालिफाई करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, और अगर मेंस के लिए चाहिए तो ये जो आपने पीछे सारे फीचर्स पढ़े ये सारे मेंस ओरिएंटेड थे, ठीक है। तो ये वेरी करता है, आपको सारा ही पढ़ना पड़ता है इसी वजह से। डन, ऑटो इज डन। तो कश्मीर के अंदर क्या था लोकल नेम? वुदेर, ठीक है। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, प्लिस्टोसीन भी वही था, आइस एज वाला, पेलियोलिथिक जो आप पढ़ते हो, स्टोन एज, यस। चलो जी, ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर। सबसे पहले तो दो कंट्रीज याद रखनी है, वन इज अर्मेनिया, दूसरी है अजरबैजान। अब अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का कलर डिफरेंशिएशन देख लो, एक को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, एक को ग्रीन से। अब ग्रीन वाला जो पार्ट है वो इस कॉरिडोर की वजह से सेपरेट हो गया फ्रॉम अजरबैजान। अजरबैजान वाले बोले अर्मेनिया को, यार तुम तो सुलह करने की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक और कॉन्फ्लिक्ट रेडी होने को है, हमारा तो एरिया चला गया कॉरिडोर के पार। पर अर्मेनिया ने बोला कि नहीं, हमें कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है। कहाँ करनी है? हम ट्रेड करना चाहते हैं। अब देखो, ये अजरबैजान है, यहाँ पे सी था, कैस्पियन सी, बोलते हम यहां तक अपनी ट्रेडिंग एनहांस करना चाहते हैं। साइड में तुर्की आ गया, ऊपर की तरफ देखोगे तो जॉर्जिया है, और नीचे ईरान, कि हमें अपनी अगर कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें ये रास्ता आपके लिए खुला रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये कॉरिडोर न्यूज में था। कौन सा कॉरिडोर है, नाम याद रखिएगा, ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर, रह जाएगा याद। ऑफिशियली अगर टेरिटरी देखेंगे तो किसकी है? अर्मेनिया की है। पर प्रॉब्लम किसको आ रही थी? अजरबैजान को आ रही थी। इनका एक एरिया है यहाँ पे, नक्शेवियन, ये वाला ऑटोनमस रीजन ऑफ अजरबैजान, नक्शेवियन, ये वाला, दिस वन। बस नक्शेवियन से ये पता लग जाए आपको कि अजरबैजान की बात हो रही है। तो ये वाला एरिया सेपरेट हो गया था, तो इसी वजह से ये सारा कॉन्टेक्स्ट न्यूज में आ रखा था, ठीक है। कॉरिडोर और क्रॉसिंग मैंने बता दिया आपको। कॉरिडोर इज ज्यादा लंबी होगी डिस्टेंस में, और जो क्रॉसिंग होती है छोटी सी होती है। इसराइल वाली आपने पढ़ी थी, याद है? रफा क्रॉसिंग, फिलाडेल्फी, किस किस को याद है पुराने स्टूडेंट्स में? ठीक है, याद है थोड़ा थोड़ा, गुड है, याद रखना है वो। तो नक्शेवियन ऑटोनमस रिपब्लिक, यहाँ पे कनेक्टिविटी दी है अर्मेनिया ने अपने कॉरिडोर, ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर, और अर्मेनिया और अजरबैजान यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। डन। कनेक्टिविटी कहाँ पे इंक्रीज हुई? इधर तुर्की है, ऊपर जॉर्जिया, नीचे ईरान, और साइड में कैस्पियन सी था। तो मतलब इनडायरेक्टली रशिया के साथ भी कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। रशिया भी था ऊपर की तरफ को, हाँ रशिया भी था। ये देखो, ये कैस्पियन था, ये रशिया वाला पार्ट था। क्लियर? बाकी कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज आपने याद कर ली हुई हैं, KRAIT। नए वाले नोट कर लेंगे इसको। वैसे तो कीरत से करते हैं बहुत सारे, पर डायरेक्शन बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तो क्रेट सांप होते हैं ना, एक क्रेट, तो इसी के साथ आप याद कर लोगे। के से क्या आएगा? कजाकिस्तान। अब फटाफट बोलना है भाई, कितनी बार रिवाइज कर लिया। आर से रशिया, ए से अजरबैजान, अभी पढ़ा आपने, और आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान। चलो, ये होगी आपकी टोटल 5 कंट्रीज जो कैस्पियन सी के अराउंड बॉर्डर रखती है। अर्पित, एक बार दोबारा सुन लो ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर के बारे में। ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर की क्या स्टोरी है? पहले ना अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक और कॉन्फ्लिक्ट जोन था, बाकियों को तो पता होगा, बाकी सुन लो। नगोर्नो काराबाख, इसके पीछे की लड़ाई भी बड़ी लंबी है इनकी। और यहां पे कौन सा कॉरिडोर था? लाशिन कॉरिडोर, यहीं पे है ये रीजन भी, इस वाले पोर्शन में। अब इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए अजरबैजान ने एक और कंसर्न रेज किया कि आपने ये रास्ता तो खोल दिया, पर हमारा एक ऑटोनमस पार्ट सेपरेट हो गया। ये अर्मेनिया आ गया ना, ये अजरबैजान का छोटा सा हिस्सा तो सेपरेट हो गया इस कॉरिडोर की वजह से। तो अर्मेनिया ने बोला कि हमें तो कनेक्टिविटी देनी है, वैसे भी ऐसा नहीं है, अब हमें ट्रेड पे फोकस रखना है, पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। तो ये जो कॉरिडोर है ये आपके लिए ओपन रहेगा। तो ये ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर किस कंट्री का है? तो आंसर विल बी अर्मेनिया। और कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ था अर्मेनिया का? तो बड़े लंबे टाइम से अजरबैजान के साथ ही था। तो एक और कॉन्फ्लिक्ट रेज ना कर जाए, इसी वजह से अर्मेनिया की जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने ये स्टेटमेंट क्लियर कर दी है कि ये कॉरिडोर ओपन रहेगा फॉर अजरबैजान, जो इनका ये नक्शेवियन वाला एरिया है जो सेपरेट हुआ है इस कॉरिडोर की वजह से। और कनेक्टिविटी कहाँ पे इंक्रीज होगी? तो सेंट्रल एशिया किसके थ्रू हो जाएगी? ईरान के थ्रू। यहाँ पे ईरान है, आगे सेंट्रल एशिया आपका सारा, एंड ऊपर ये कैस्पियन सी वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे रशिया वाला पार्ट आ गया, जॉर्जिया आ गया, तुर्की आ गया। कनेक्टिविटी पे फोकस किया, मतलब ट्रेड जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है, चीजों की खरीद बिक जल्दी से हो सके। अर्पित, आई थिंक अब क्लियर है। चलो नेक्स्ट,
बस लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे ग्लेशियर को लेके है। देखो हर साल कोई ना कोई ईयर हमने डेजिग्नेट करा होता है, जैसे 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। मिलेट, रागी खाई है रागी किसी ने? चपाती और रागी दोनों खाओगे तो तुम चपाती नहीं खा पाओगे, फिर इतनी हल्की होती है वो, पेट भी भर जाता है, सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो मिलेट्स के ऊपर हमने क्यों फोकस किया था? क्योंकि जमीन हो रही है बंजर, तो अब हमें क्रॉप्स भी ऐसी चाहिए जिसको ज्यादा न्यूट्रिएंट ना चाहिए हो, तो मिलेट देखे, नरिशमेंट भी इतना ज्यादा और ज्यादा आपको उपजाऊ खेती भी नहीं करनी पड़ती। तो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। वैसे 24 किसका था? कैमेलिड्स, कैमिल अल्पाका देखा है? कार्टून देखते हो? शिनचैन गया था जू में अल्पाका देखने के लिए। कैमल की तरह होता है, काफी सुंदर कटिंग करी होती है उसकी फर की। तो अल्पाकाज हो गए, कैमल्स हो गए, उनका ईयर था 2024 का। देन आ गया 2025। इस बार जो ईयर है वो है ग्लेशियर का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर। तो इस पूरे साल आप ग्लेशियर बहुत सुनोगे न्यूज में। अभी तक हमने भी 3-4 ग्लेशियर्स पढ़ लिए हुए हैं और एक ही कॉमन न्यूज होगी कि सबका साइज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, गर्मी की वजह से बर्फें पिघल रही हैं। तो इस ग्लेशियर को लेके भी यही है। नाम है इसका पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है कहां पे? तो आपको जाना पड़ेगा साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के इस वाले पोर्शन में आपको एक कंट्री मिलेगी अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की भी अगर स्पेसिफिक लोकेशन आपसे पूछी जाए तो है एल काल्फ्ता। एल काल्फ्ता में ये वाला जो ग्लेशियर है, प्रीटो नाम, प्रीटो याद रह जाएगा आपको। तो प्रीटो जो ग्लेशियर है, जिसे व्हाइट जाइंट भी बोलते हैं, 250 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में ये स्प्रेड ही था। सोचो 250 स्क्वायर किलोमीटर, कितना बड़ा साइज होगा इसका। ये भी क्या कर रहा है? पिघल रहा है। क्यों पिघल रहा है? अगेन रीजन सेम है, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे आपको ग्लेशियर के बारे में करवाया जाता है, मोरेन एंड ऑल, वो सारे फीचर्स बताए जाते हैं। पर एग्जाम्पल कहां से आएंगे? करंट अफेयर से। जैसे लास्ट ईयर जब आपने राइटिंग करी थी तो उसमें क्या लिखते थे? वेनेजुएला का एग्जाम्पल ऐड करते थे कि उनके ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, जो एक बचा था वो भी खत्म हो गया। अब अगला जो है वो पेरिटो मोरेनो की बारी है शायद से, पर ये काफी बड़ा है साइज में। अभी इसको कुछ साल, काफी साल लग जाएंगे पिघलते पिघलते, बाकी डिपेंड करेगा गर्मी कितनी होएगी। वहां पे एक नेशनल पार्क भी है, लॉस ग्लेशियर्स, वहीं पे ये लोकेटेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अंदर भी इंक्लूडेड है। और कितना पुराना है? तो अगेन आइस एज, 18,000 साल पुराना ये आपको ग्लेशियर मिलेगा। तो इतना पुराना ग्लेशियर है ये, अब ये भी पिघल रहा है। एनीवेज 30 किलोमीटर लॉन्ग मिल जाएगा और 60 मीटर तक की इसकी हाइट है। अब दिक्कत क्या आ रही है? ये वाली दिक्कत क्या होता है, ये बड़ी सी शेल्फ आपको आइस की दिखेगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट इनका टूटता रहता है, फिर उनको बोल देते हो आप आइसबर्ग। देखा भी होगा अंटार्कटिका वाली, अब वहां पे भी तो कर दी है टूरिज्म शुरू, वहां पे भी जो बर्फ बची हुई है, ठीक है, उसको भी खत्म करना है। कई बार नेचर के साथ छेड़खानी नहीं करनी होती। टूरिज्म ठीक है अपनी जगह पे, पर तुम्हारा फ्यूल डीजल वो सब बर्न करेगा तो गर्मी भी तो प्रोड्यूस होगी उससे। चलिए एनीवेज, तो ये जो आइस शेल्फ है इनमें फ्रैक्चर्स आते रहते हैं, और ये जैसे ही टूटते हैं तो पानी का लेवल इंक्रीज करता है। इनडायरेक्टली जो आपके समंदर होंगे उनका लेवल भी इंक्रीज करेगा। डन। तो ये कहां पे यूज होगा? ये आपके मेंस में यूज होगा, प्री में भी हो सकता है। प्री में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, प्रीटो नाम का ये ग्लेशियर कौन सी कंट्री के अंदर है? तो आंसर विल बी अर्जेंटीना। और अगर लोकेशन आ गई स्पेसिफिक कॉमा लगा के तो आपको पता होना चाहिए एल काल्फ्ता। ठीक है, चलिए बाकी यही है। ये देखो काविंग टूट रहा है छोटे छोटे हिस्सों में, टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करा है। वो आइसबर्ग ना टूटते ही रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, इससे भी टूरिज्म अट्रैक्ट हुआ है। आधा तो वो जो डीजल बर्न करता है उसी से हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है इस रीजन में। बाकी इमरजेंसी वाला टॉपिक है, इसको हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। मैं फटाफट से आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और उसके बाद आप जा सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन चैट बॉक्स पे आ जाइए, और जो नए स्टूडेंट जिनको पता नहीं है, लास्ट में एक बार क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं ताकि आपका रिवाइज साथ में हो जाए। ठीक है, अपेंडिक्स वाली चलेगी ये? ओहो ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रेड सी, और मैंने बोला था याद करवा देना। चलो 2 चीजें और कर लो, अभी पासेस बचे हैं आज के। ये स्टैटिक होता है, थोड़ा सा न्यूज में आता रहता है, पर आपको पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का नव, मैं दोबारा खोल दूंगी उसको। आ जाओ जी, पासेस करने हैं आज के। तो पास क्या होता है? ये बड़ी सी पहाड़ी थी, आपने बीच से क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। अभी तक आपने क्या क्या किया है? माणा नीति, मांगशा, लिपू, ये उत्तराखंड के पासेस हैं। फिर आपने सिक्किम के भी कर लिए थे, नक्कू नथु जालिप,
ये हो चुका है आपका, नए वाले टेंशन ना लें, थोड़ा ये हो गया है, क्योंकि मैंने बोला था करंट अफेयर डेली लगती है, ये डायनामिक होता है तो चलता रहता है। आज हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बम सेला बॉम्ब, पुराने वालों को पता है बम सेला बॉम्ब। अब डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछा जाए तो बम सेला बॉम्ब ही रहेगा, और अगर इस तरफ को देखोगे तो थोड़ी सी स्लांटिंग बनेगी, ये इनकी डायरेक्शंस आ जाएंगी। मतलब मैं आपसे पूछूं वेस्ट पे कौन सा आएगा तो कौन सा आएगा, बम आएगा ऑब्वियसली, फिर बॉम्ब इधर चला गया ना, डायरेक्शन बनाओ, ये देखो उसके बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। तो बम सेला बॉम्ब ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और नॉर्थ ईस्ट में भी देखोगे तो स्पेसिफिकली लोकेटेड है अरुणाचल में, पर सेला कनेक्टिविटी देता है असम को, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, अभी सिर्फ नाम याद करो नॉर्थ ईस्ट के। बम सेला बॉम्ब, हाँ जी ऑनलाइन बम सेला बॉम्ब, ठीक है, थैंक यू मनप्रीत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इस पास के ऊपर, ये पास सुन भी रखा होगा कहीं ने, ब्रह्मपुत्र रिवर जहां से एंटर इन करती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नाम है उसका योंगयाप पास, योंगयाप पास, ये वाला पॉइंट। यहां से फिर कौन सा ग्लेशियर था, चैमयुंगडुंग, चैमयुंगडुंग नाम का ग्लेशियर है, जहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ज़ेंगपो या फिर सेंगपो, और जैसे योंगयाप पास के जरिए इंडिया के अंदर एंटर करती है तो उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा पास है, तो योंगयाप पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला दीपू पास, दीपू पास भी ट्राई लोकेशन पे प्रेजेंट है, यहाँ को इंडिया है, ऊपर चाइना वाला पार्ट, इधर म्यांमार वाला पार्ट। दीपू, दीपूला या फिर दीपू पास, दीपू, दीपू। नेक्स्ट आ जाओ पंगसाउ पास, ये वाला दिस वन पंगसाउ पास। कनेक्टिविटी इनकी काफी यूनिक है, तो आज आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। कौन कौन से पढ़े, बम सेला बॉम्ब, फिर आप ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाला योंगयाप पास, फिर आपने देखा ट्राई लोकेशन पे दीपूला, और लास्ट में आपने देखा पंगसाउ पास। कल इनकी कनेक्टिविटीज देखनी है हमें, कौन सा कहां पे कनेक्ट करेगा जाके। और क्या था, रेड सी था, हो गया यहां तक क्लियर, ठीक है। रेड सी के लिए ये वाला रेड सी, ये देखो इंडिया, कौन सा सागर है यहाँ पे, अरब सागर। क्या देख के आया आज अरब सागर में आप, नेवल एक्सरसाइज किस किसके बीच में थी, इंडिया और यूके, नाम क्या था, पेसेक्स, पैसेज एक्सरसाइज, तो ये तो आपने देखा अरेबियन सी में। और कौन सा फ्रिगेट गया अपने आप वैसे बता दो, आईएनएस तबार, तबार, तबार का मतलब क्या होता है, तबार नहीं है बता, अरे ये तो यूज होता है तबार, ट्रस्ट, तबार। नेक्स्ट कौन सा एयरक्राफ्ट था, P8I, पोसाइडन 8I, ठीक है। ओके जी, चलिए अब अरेबियन सी से इस तरफ को आ जाओ, ये वाली जो वाटर बॉडी आपको दिखेगी दिस इज रेड सी। तो आज रेड सी की आपने बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करनी है। कैसे याद रखोगे, तो पहले भी इसी से किया था, आज भी इसी से करोगे। डेजी वर्ड याद रखेंगे आप, डेजी, और डायरेक्शन के बेसिस पे आ गया, डायरेक्शन से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाँ जी मान्या, बताओ जल्दी से कौन कौन सी कंट्रीज है, जिबूती, इरिट्रिया, इरिट्रिया, एस, नो, सूडान, अगला एस, बस इतना ही, अजितेश, सऊदी अरेबिया, यमन, ई बच गया एक, इजिप्ट, ठीक है। सुनो अब सोमालिया ये वाला है जो सींग की तरह आपको दिखेगा, इसको सीड से भी याद करते हो, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट जब आओगे यहां पे कंट्री शुरू होगी जिबूती, नाम है जिबूती, जिबूती, तो डी से क्या आ गया, जिबूती। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे यहां पे एक और कंट्री आएगी जिसका नाम है इरिट्रिया, इरिट्रिया, इरिट्रिया। थोड़ा सा ऊपर जाओगे इस पोर्शन में आपको मिलेगी कंट्री ऑफ सूडान, SUDAN, तो ई भी गया एस भी गया, सूडान, ठीक है। अगली जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है, पर वो तो मिडिल ईस्ट की है, शेख आ रहे होंगे दिमाग में, व्हाइट कलर की ड्रेसेस। तो जो सूडान है इसके बिल्कुल सामने आपको ये जो कंट्री मिलेगी दिस इज सऊदी अरेबिया, बस सामने याद रखना है, अफ्रीकन कंट्री नहीं है, ये तो अफ्रीका है ना सारा, ये अफ्रीकन यूनियन है। उसके बाद एक और एस गया, अगला है इजिप्ट, दिस वन, ये सारा क्या है, इजिप्ट का पोर्शन है, इजिप्ट। और एक बचा वाई, वाई से आ जाएगी ये वाली कंट्री दैट इज यमन। तो क्या क्या आ गया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यमन। तो डेजी से आप याद रखेंगे DESSEY।
सूडान के सामने वाला जो एस है वो सऊदी अरेबिया है, पर वो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ये याद रखना, ठीक है। यमन भी तो मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। यमन के कौन से रिबेलियन ग्रुप थे? हाउदीज, ठीक है। चलो दैट्स ऑल। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। लो ओके, कहां से स्टार्ट करें? हाँ जी सचिन, हाई सी ट्रीटी, एक और नाम देखा इसका, क्या था जो ऑफिशियल नेम है? नितिन, अरे ये तो इनफॉर्मल नेम है, बताया ना मैंने, समझाया भी। कौन ट्राई करेगा? यस प्रमोद, वेरी गुड, बस यही तो था BBNG, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। शिखा बताएगी लोकेशन क्या थी, कहां पे मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन ओशन? नाइस, फ्रांस, ठीक है। कौन मुझे बॉर्डरिंग कंट्रीज बता सकता है सारी फ्रांस की? कैपिटल क्या है फ्रांस की? पेरिस, वो पता है, उसके बारे में मैंने बात नहीं करी। हाँ जी, कौन बताएगा बॉर्डरिंग कंट्री? सोच लो दिमाग में फिर बोलना, सोच लो, ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे। ठीक है। कोई बोलना चाहेगा? जोर से बोलनी है। मान्या, नो, ठीक है डन। डायरेक्शन में याद रखना है, ऊपर बेल्जियम था, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड, फिर था आपका इटली, और इस तरफ को आओगे नीचे मोरक्को आ गया, वो तो फ्रांस के पैरों में आ गया बिल्कुल। और अगर दूसरी तरफ जाओगे वेस्टर्न पार्ट पे तो स्पेन आ जाएगा और एंडोर आ जाएगा, ठीक है गुड। ठीक है जी, जो आपका वाटर था, टेरिटरीज हमने देखी कि उनको भी डिवाइड किया हुआ है डिस्टेंस के बेसिस पे। मैं डिस्टेंस बताऊंगी, आपने नाम बताना है उसका। अगर 12 नॉटिकल माइल की बात करी जाए, टेरिटोरियल जोन, कॉन्टिग्यूअस कितने तक आता है? 24। 200 नॉटिकल माइल पे क्या था? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बियॉन्ड क्या था? हाई सी। और हाई सी का फॉर्मल नेम क्या है ऑफिशियल? BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। इंडिया हैज रेटिफाइड BBNJ, नो, ठीक है, फॉल्स है, गुड। चलिए गुड है। समुद्रयान मिशन के बारे में आपने पढ़ा, 2-3 फीचर बता दो उसके बारे में, कब टारगेट लेके चले हैं, करना क्या है उसमें? 2026 का टारगेट, ठीक है। पर्पस क्या है? 6000 मीटर की डेप्थ पे कौन जाएगा? ह्यूमन बींग्स जाएंगे, डाइव करेंगे प्रॉपर, ताकि मरीन लाइफ कैसी है अंदर उसको देखेंगे। गलती से मिनरल मिल गया तो चले जाएंगे ड्रिलिंग मशीन उठा के, चलो ड्रिलिंग करते हैं, फिर भूल जाएंगे कि कंजर्वेशन करनी थी। चलिए ठीक है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, इसको हमने साइन कर दिया, रेटिफाई कर दिया था 2024 में। कौन सा पोर्टल लेके आए थे? साहब पोर्टल, ठीक है। उसमें पूरा मरीन लाइफ से रिलेटेड, ओशन बेड पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, वो सारा डाटा उसमें अवेलेबल है, ठीक है जी। फ्रांस के साथ एक और कंट्री बैठी हुई थी यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में, कोस्टारिका। कोस्टारिका की कैपिटल, बस एक बार बोली मैंने, सैन जोस। सैन जोस आ गई कोस्टारिका की कैपिटल। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन बताए? कौन कौन सी थी? कोस्टारिका, यस, पनामा आ गया एक तरफ को, नॉर्थ वाली साइड में निकारागुआ, नो, मेक्सिको तो अभी, ग्वाटेमाला वगैरह भी नहीं आया ना, तो कोस्टारिका था। देन ऊपर की तरफ निकारागुआ था, नीचे को आओगे तो पनामा था, साउथ वाली डायरेक्शन में, ठीक है। साउथ भी नहीं है प्रॉपर, दिस इज साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन आ जाएगी। खान क्वेस्ट, क्या ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है? यस। लोकेशन कहां पे थी? मंगोलिया में ही होती है ये वाली, ठीक है, जो खान क्वेस्ट है। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में है? इंडिया और मंगोलिया, ठीक है। ये जो आपकी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज थी जो कि उलन बातार में हुई, क्या ये पहले से ही मल्टीनेशनल है? नहीं, कब से? 2006 से है। 2003 से लेके 6 तक अगर देखोगे तो यूएस और मंगोलिया की आर्मी में हुआ करती थी। यस ऑनलाइन, वेरी गुड, ठीक है, देख रही हूँ आपके मैसेजेस, करते रहो। खान क्वेस्ट के अलावा आपने पढ़ा पेसिक्स के बारे में, ये किस किस के बीच में थी? इंडिया और यूके। किसकी थी? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी? नेवी की एक्सरसाइज थी, ठीक है गुड। अच्छा, इस बार एक और चीज करी थी हमने, ये जो
कौन सा रेजिमेंट भेजा था कॉन्क्वेस्ट में? कुमाऊं। इसमें हमने एक विमेन ऑफिसर को भी भेजा हुआ था और 2 सोल्जर फीमेल्स को भी भेजा है। मतलब हम जेंडर इंक्लूसिविटी की तरफ भी जा रहे हैं कि हम इनइक्वालिटी नहीं करते जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। कौन से वाला? मैंने बोला कि जो खान क्वेस्ट, जो पीस कीपिंग वाली एक्सरसाइज हमने करी ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से, उसमें एक फीमेल ऑफिसर को भेजा हुआ था और 2 फीमेल सोल्जर्स को भी भेजा हुआ है। तो ये जेंडर इंक्लूसिविटी का एग्जाम्पल है कि हम जेंडर में कोई बायसनेस नहीं कर रहे, फीमेल्स को भी अलाउ कर रहे हैं अपनी आर्मी के अंदर। ठीक है, ओके। हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, लग्जमबर्ग। वेरी गुड। बेल्जियम से रिलेटेड क्या पढ़ा, कहाँ क्या था, कुछ याद है आपको? यस, माल्टा के अगेंस्ट केस फाइल करा था। और कौन सी स्कीम चलाती है माल्टा? गोल्डन वीजा स्कीम। कैपिटल ऑफ माल्टा? माल्टा, माल्टा, वलेटा। ठीक है, वलेटा, माल्टा। मैं भी माल्टा बोल रही हूँ। चलो ठीक है जी। बाकी आपने एक ट्रीटी पढ़ी, दैट इज मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। मैस्ट्रिक्ट लोकेशन कहाँ पे है? नीदरलैंड्स। तो वहीं पे ये ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें क्या बोला था, जब भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई रिजेक्शन ऑब्जेक्शन होगी तो आंसरेबल होना पड़ेगा आपको। तो उसी ट्रीटी के अंदर मेंशन है। कोऑपरेशन फेयरनेस, कौन सा आर्टिकल? 4 क्लॉज 3। ठीक है, गुड। वो जो ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसी को क्लॉज बोल रहे हैं। 4 क्लॉज 3। एक और ब्रैकेट होता तो सब क्लॉज बन जाता। ठीक है, ये लॉ वालों को पता होगा, उसमें यूज होता है क्लॉज सब क्लॉज। ठीक है जी। ज़ेंगज़्यूर कॉरिडोर आपने पढ़ा, ये अर्मेनिया में है, अजरबैजान में है? अर्मेनिया में है। ठीक है। नगोर्नो काराबाख, ये किस किस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था? अर्मेनिया और अजरबैजान। लासिन कॉरिडोर आ जाए तो वो भी किस किस के बीच है? वो नगोर्नो काराबाख के ही अंदर था, तो अर्मेनिया एंड अजरबैजान। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, हाँ जी, लोकेशन अर्जेंटीना। तो ये भी पिघल रहा है और अपने में ही एक सीरियस कंसर्न है। इसके अलावा वुदेर क्या चीज थी? ऑटर था, है ना, यूरेशियन ऑटर। ठीक है, याद रखना इसको। बाकी IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन। ठीक है, गुड। यस, ऑनलाइन। और साइट्स की कौन से अपेंडिक्स में? 1। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल नंबर 2। और टोटल शेड्यूल कितने हैं? 6। चलो, दैट्स ऑल। बस ऑनलाइन इतना ही था आज का, बाकी मिलेंगे कल। रिवाइज करके आए, जो भी आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं उतना ही एटलीस्ट। हाँ जी, ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, शेड्यूल 2 और टोटल आ जाएंगे 6। गुड। चलिए ब्रेक ले लीजिए, फिर आपकी पॉलिटी की क्लास है। ओके ओके, थैंक यू।